एक जबरदस्त जोड़ को मैं आपके सामने इनवाइट करने जा रहा हूं, जिन्होंने 2002 के अंदर अपने सफर की शुरुआत करी पंजाब के एक छोटे से शहर बटाला गुरदासपुर से। और उनका यह सफर बहुत समस्याओं में घिरा रहा, लेकिन एक कामयाब सफर बन गया। 2009 के अंदर उन्होंने अपना ज्वेल लेवल कंप्लीट किया, यानी दे कंप्लीटेड द 500 माइल। और अगर मैं बात करूं इनकम की, तो 90% हिंदुस्तानी सिर्फ उस इनकम का ख्वाब देखते हैं, करोड़पति। यस, यानी उन्होंने अपनी हस्ती को 90% लोगों से ऊपर लेके आए और आज करोड़पतियों में अपना नाम लिखवा चुके हैं। बटाला से शुरू किया गया काम यूपी, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका से होते हुए हिंदुस्तान के कई शहरों तक पहुंचा। एक डायनामिक पर्सनालिटी, जबरदस्त स्पीकर, ऑसम पर्सनालिटी के मालिक हैं वो प्रोफेसर के.एस. नागराज जी। आपके इस मान और सम्मान के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दुनिया की नामी कंपनी ड्यूसॉट ओवरसीज और वर्ल्ड बेस्ट प्रोफेशन नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हुए लगभग मुझे 9 साल हो चुके हैं। जिंदगी एंजॉय कर रहा हूं, लाइफ के साथ स्टाइल लग चुका है और जितने सपने जिंदगी में देखे थे 33 साल 33 ईयर में, वो मैं सभी पूरे कर चुका हूं और वो भी कर चुका हूं जो सोचा भी नहीं था। जिंदगी को अपने ढंग से जी रहा हूं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं किसान का बेटा हूं, खेतों में बहुत काम किया है। आज से 20-25 साल पहले एक ट्रेंड चला था, लोग गांव से शहरों को आ रहे थे, सिटीज में आ रहे थे, क्योंकि गांव में सुख सुविधाएं नहीं थी, लाइट नहीं थी, अच्छी एजुकेशन नहीं थी। उस ट्रेंड में हम भी आना चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे थे, नहीं आ पा रहे थे। 1990 में मैंने भी अपने कैरियर को चुना। मैंने भी एक एम रखा कि मैं कॉलेज लेक्चरर बनना चाहता हूं, उसके लिए मैं स्टडी करूंगा। उसके लिए मैंने बीए ऑनर्स गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कैंपस से किया, 3 साल हॉस्टल में रह के। एमए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की, फिर एमफिल की पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, 72% मार्क्स इन लैंग्वेज, 2nd पोजीशन। और परमात्मा की कृपा हुई, जिस मकसद के लिए घर से चला था, एक भी दिन बेरोजगारी का ना काटते हुए अपने ही शहर, अपने ही घर के पास बहुत बढ़िया कॉलेज डीएवी कॉलेज में एज ए पंजाबी लेक्चरर जॉब करने का मौका मिला। तब मेरी उम्र सिर्फ 24 साल की थी। बंदा जो चाहे उसको मिल जाए, और क्या चाहिए। बड़ा खुश, सभी खुश, परिवार वाले खुश, समाज खुश, मोहल्ला खुश, कॉलेज वाले खुश कि छोटी सी उम्र में बंदा लेक्चरर लग गया। क्योंकि मैंने एक छोटी उम्र में एक लेक्चरर था प्रोफेसर बाट, मैंने उसको फॉलो किया कि ये बन सकता तो मैं भी बनूंगा। लेकिन नौकरी करते समय 3 महीने नौकरी करने के बाद वो सारी असलियत सामने आ गई। क्यों? पढ़ाई के दौरान हाईटेक सिटी चंडीगढ़ में रहते हुए बहुत सपने देखे थे। गाड़ी लूंगा, कब? जब नौकरी पे लग जाऊंगा। बंगला लूंगा जब प्रोफेसर लग जाऊंगा। 25,000 का कोट पैंट लूंगा, 3500 का चश्मा लूंगा जो चंडीगढ़ में देखते थे, एडिडास के जूते लूंगा। कब? जब लेक्चरर लग जाऊंगा, मजा आ जाएगा। सिखाया भी यही था, क्योंकि दादाजी ने नौकरी की, पिताजी ने नौकरी की और हमने भी नौकरी की। क्या सिखाया? कि मेहनत करो, जब नौकरी लग जाएगी मजे करो। लेकिन मजा दिखाई नहीं दे रहा था। जितने सपने देखे थे सभी धीरे धीरे चकनाचूर होते जा रहे थे और मैं असली जिंदगी में आता जा रहा था। और मैं मानता हूं जितने भी लोग यहां बैठे हैं, जिनके साथ ऐसे हुआ होगा, जब तक हमें कोई काम नहीं मिलता, चाहे नौकरी चाहे जॉब, पैसा कमाने का जब तक कोई मौका नहीं मिलता, तो हमें क्या लगता है, एक बार 10-15 हजार कमाने लगा ना तो मैं नहीं किसी को पहचानूंगा, तहलका मचा दूंगा, तहलका। उसके लिए हम भागते हैं, एमए करते हैं, एमबीए करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लाखों रुपए, लाखों जो हमारे लाखों ऐसी चीजें होती हैं चाहते हैं जिसको हमने छोड़ना होता है। सुख सुविधाएं, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, और उसके साथ लाखों रुपए के साथ साथ अपनी एक ऐसी चीज कि हमने शादी में नहीं जाना,
अपनी तमन्नाओं को मारना और मेहनत करनी। लेकिन माय डियर्स, पहुंचने के बाद धीरे धीरे सपने खत्म होते गए और कहां आ गया कि एक हीरो हांडा मिल जाए बहुत है, लेकिन एक हीरो हांडा नहीं मैं ले पा रहा था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रॉब्लम नौकरी में थी? क्या डीएवी कॉलेज में थी? मेरी पढ़ाई में थी? क्योंकि मेरे कहने का मतलब मैं इसको गलत नहीं बोल रहा। प्रॉब्लम कहां थी? प्रॉब्लम थी महंगाई में। महंगाई डैन खाए जाते हैं, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। दुनिया का बेस्ट प्रोफेशन मिल चुका है, जो मैं चाहता था वो मिल चुका है। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या कि जो भी सपने थे वो मर गए और मैं एक आम इंसान बन गया, जिससे जैसे इंसानों को मैं नफरत करता था। कई बार आपने भी किया होगा कि यार देखो फलाना बंदा है, वो अपने पिताजी के लिए कुछ नहीं कर पाया, अपने माताजी के लिए कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ बीवी का होके रह गया है। तो मैं अपनी जिंदगी में बहुत घटिया इंसान उसको मानता था। लेकिन मैं विजुअलाइज किया कि ऐसा घटिया इंसान तू भी बनने जा रहा है। क्यों? 2 महीने बाद शादी थी, सब कुछ दिखाई दे रहा था कि कुछ नहीं होने वाला, बाकी 3 भाई बहनों के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं बीवी की बच्चों की डिमांड भी पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो बाकियों के लिए क्या कर पाऊंगा? तो जिंदगी समझौतावादी होता जा रही। तो जो सामने होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने आप को करते हैं। कहते हैं चद्दर देख के पैर पसारना है, मतलब जो है उसके अकॉर्डिंग ही सोचना पड़ेगा। तो बड़ा मुश्किल लग रहा था। एक बार मैं कॉलेज में पढ़ाने के बाद वापस आया, बैठा चेयर के ऊपर बैठा। कई बार होता है ना, बैठे बैठे खुली आंख में भी सपना लेते हैं। बैठे बैठे आंखें बंद की और सपना देख रहा हूं। क्या सपना देख रहा हूं कि 15-20 साल हो चुके हैं, बच्चा हो चुका है और हम एक फंक्शन में गए। जैसे जाते हैं, बहुत बढ़िया फंक्शन है, प्रोफेसर के नाते मुझे भी बुलाया गया है, मैं भी जा रहा हूं। और क्या हुआ कि वहां बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। मैं अपनी बीवी को लेकर धीरे से पीछे से फंक्शन में खड़ा हो गया और क्या देख रहा हूं कि मेरी बीवी देख रही है कि शर्मा जी की बीवी, क्या बात है, बड़ी अच्छी साड़ी डाली, बड़े अच्छे गहने डाले। लेडीज बोलती नहीं है लेकिन उनकी आंखें बोलती हैं। तो मैं क्या देख रहा हूं कि मेरी बीवी सोच रही है किस घटिया बंदे के साथ शादी हो गई, काश शर्मा जी के साथ शादी हुई होती। क्या इससे घटिया चीज कोई हो सकती है? लेकिन ऐसे ही होता है। और मेरा बच्चा क्या सोच रहा है, किस प्रोफेसर के घर में पैदा हो गया, फ्रिज खोलते हैं वहां से भी किताबें निकलती। काश मैं शर्मा जी के घर पैदा हुआ होता। हम भी कई बार सोचते हैं कि हम फलाने जगह पे पैदा हुए होते। तो जब देखता था कि एक सिटी होंडा गाड़ी लेके जा रहा है बंदा, मेरे से कम पढ़ा लिखा, मेरे से कम सुंदर, मेरे से कम इंटेलिजेंट, तो बड़ी आग लगती थी। तो रिश्तेदार, यार दोस्त, फैमिली वाले क्या कहते थे, उसकी किस्मत अच्छी है, इसका मतलब तेरी खराब है, उसने पिछले जन्म में अच्छे काम किए होंगे, इसका मतलब हमने खराब किए। तो ऐसे ही चल रहा था, समझौतावादी जिंदगी हो रही थी कि बस ऐसे ही होगा। लेकिन सपने थे, उनको करने के लिए मैंने 2 बजे खाना खा के सो जाता था, कुछ पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। LIC की, मोबाइल के बक्स लिए, STD खोली, छोटे भाई को साथ लिया, दुकान खोली, 5-10 हज़ार रुपया और कमा पा रहा था। लेकिन मेरी उस परमात्मा से गुफ्तगू होती रहती। कहते हैं कि जब तक बंदे के अंदर इच्छा नहीं होती तो कुछ ऐसे हालात नहीं बनते कि उसे कुछ मिले। तो ज्यादातर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी इच्छा खत्म कर चुके हैं कि यार किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। तो मैं भी ऐसे कर चुका था, लेकिन मेरी इच्छा जागी और मैंने भगवान को बोला, हे भगवान मुझे एक मौका दे, देखना मैं क्या करता हूं, मैं भी ये सारी सुख सुविधाएं लेना चाहता हूं अगर ये इंसान के लिए बनी है तो। लेकिन मन में फिर वही बोझ और छाती अकड़ी हुई, मूछ खड़ी। आई एम ए गस्टेड ऑफिसर, प्रोफेसर, बड़ा खुश। बाहर लोग घुटने हाथ लगाते थे, प्रोफेसर साहब क्या करें, अपने बच्चों को क्या कराएं। तो मैं क्या कहता था, दिल पता क्या करता था कहने के लिए कि जितना मैं पढ़ा हूं ना इतना मत पढ़ाना, लेकिन प्रिंसिपल निकाल देगा। तो एज ए प्रोफेसर मेरा क्या जो फर्ज बनता था, मैं क्या कहता था, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ ऐश करेंगे। और मन में पता क्या कहता था, जितनी मैं कर रहा हूं इतनी करेंगे। लेकिन रास्ता नहीं है, आगे बढ़ना चाहता हूं,
कुछ करना चाहता हूं, सपने हैं, लेकिन रास्ता ही नहीं है, तो क्या करूं? तो कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। कि मैंने इच्छा रखी कि हाँ भगवान मुझे मौका दे, और भगवान ने मौका दिया। मैं बस में जा रहा था, एक अननोन पर्सन जिसे मैं जानता नहीं जिंदगी में, मिस्टर सुशील कुमार रत्री जी, उनके साथ मुलाकात हो गई। उन्होंने इस जबरदस्त प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बताया, जिसके प्रोजेक्ट के बारे में आप जानकारी रखते हो, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगा। क्योंकि जब उन्होंने गोले बनाने शुरू किए तो मैंने कहा यार बस करो, मैं समझ गया हूं। क्योंकि चंडीगढ़ में बहुत कुछ देखा था कि 7-8 हजार रुपया लगा के लाखों रुपए ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई काम नहीं। लेकिन एक चीज दिमाग में टच कर गई, क्योंकि पंजाबी का लेक्चरर था, बीए भी पंजाबी में की, तो हाँ इंटरनेट की बात की गई, कंप्यूटर की बात की गई, तो मैंने कहा हाँ यार इधर कुछ दम लगता है। क्योंकि आने वाला समा और आज का समा कंप्यूटर का ही है। क्योंकि मैं अपना थीसिस भी लिखवाने जाता था तो पास बैठ के देखता रहता था। अच्छा लगा क्या प्रोडक्ट, उसकी जानकारी नहीं थी। क्यों? क्योंकि आज तक मैं क्या जानता हूं कि एक नौकरी प्रोफेशन है, उससे पहले खेतीबाड़ी की वो एक प्रोफेशन है, फिर दुकान एक प्रोफेशन, बिजनेस एक प्रोफेशन होता है, जहां एक मार्केटिंग एक नया प्रोफेशन है। लेकिन इसके आगे नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोफेशन है, नहीं पता था। लेकिन दोस्तों, जैसे आज आपको एक ट्रेनिंग सेशन देखने का मौका मिला, मुझे भी अपनी ग्रेटेस्ट अपलायंस जो फर्स्ट रो में बैठी हैं उनसे मिलने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि ये क्या चीज है, कैसे काम किया जाता है, कैसे लोग लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं। जब मैंने वो फंक्शन अटेंड किया तो मैंने देखा यार लोग करोड़ों की बातें करते हैं और अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं क्या सोचता था कि ये एक घर घर जाने वाला बिजनेस है, जैसे लोग टाई बांध के घर घर में सामान बेचते हैं, लोगों को कांटेक्ट करना पड़ता है। तो वो शंका कि यार वो लोग तो करोड़पति होते नहीं, लेकिन इधर तो करोड़पति हैं। करोड़पतियों को मिलने का मौका मिला, उनके साथ बैठने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि ये क्या चीज है। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के बारे में बताया गया कि ये डायरेक्ट सेलिंग है, नया प्रोफेशन है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैंने पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया और मेरी अपलायंस के मुझे फोन आते थे कि इसको सीखो। जैसे आप 15-20 हजार रुपया कमाने के लिए लाखों अरमानों का कत्ल किया, लाखों का खर्चा किया, 7-8 साल हॉस्टल में रह के, घर से दूर रह के इसको सीखा, तो इधर में ही लाखों रुपए कमाना चाहते हो तो इसको सीखो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी लेनी है। तो मैं पता क्या कहता था, यार लोग जोड़ रहा हूं, पैसे आ रहे हैं, सर सीखना क्या है। और पैसे आ भी रहे थे, लोगों को बता रहा था, ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। और ये मुझे बुलाते रहे, लेकिन मैं नहीं गया। कोई इतनी अहमियत नहीं दी इतनी ट्रेनिंग्स को, सेमिनार्स को। तो हुआ क्या, लगभग 2.5 साल हो गए तो मेरे 24 माइल हुए। मुझे बड़ी खुशी थी कि मेरी रॉयल्टी होगी और उससे पहले मेरा काम अटक गया। तो मैं बड़ा परेशान कि यार आप लोग कह रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा। तब मेरी जिंदगी में एक ऐसा समय था कि जब मैं डामाडोल हो गया था, असंतुलित हो गया कि मैंने नौकरी नहीं करनी है और इधर मुझे कामयाबी नहीं मिल रही, कहीं मेरा डिसीजन गलत तो नहीं था। फिर अपनी अपलायंस को फोन किया, जबरदस्त ग्रेटेस्ट अपलायंस, कोऑपरेटिव अलायंस, सबके साथ मिलने का टाइम लगा। अगर मैं नाम लूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सबको आप जानते हैं, जो बुक आपको मिली है उसके बीच सबकी फोटो है। सभी भाइयों को सुनने का मौका मिला और हैप्पी सर, बॉबी सर के साथ बैठने का मौका मिला। इन्होंने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशन है, ये तो आप जान चुके हो, लेकिन इसको किया कैसे जाता है वो नॉलेज आपके पास नहीं है, माइंड मत करना। तो उसकी जानकारी लेनी है। तो पता लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग पैसे कमाने का बिजनेस नहीं। मैं पैसे कमाने के लिए आ रहा था कि पैसे कमाने हैं। उन्होंने बोला, मैं क्या अच्छा पैसे कमाने का बिजनेस नहीं। एक ऐसी लाइन सुनी जिसने मुझे हैरान भी कर दिया और झंझोड़ भी दिया कि ये पैसे कमाने का बिजनेस नहीं, ये पैसे कमाने की टेंशन ही खत्म करने का बिजनेस। ऐसा कर देंगे कि पैसा कमाने की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। मैं क्या अच्छा। उसकी जानकारी हुई, पता लगा, तब मुझे पता लगा कि मैं अधूरा नहीं, मैं अभागा नहीं। बात इतनी थी कि मैं जागा नहीं था। तो आज मैं कुछ आपको सिखाने नहीं आया, आज दोस्तों आपको जगाने ही आया हूं, क्योंकि मुझे जगा दिया गया और आज आपके सामने हूं। नहीं तो मैं भी और मेरी बीवी भी दोनों जॉब करते और बच्चे हमारे, उनका काम हो जाता। तो दोस्तों शुक्र है,
ऊपर वाले का, और शुक्र है अपलाइन का, और शुक्र है लवली टीम का, कि जिसमें आकर के मुझे पता लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इज ए गेटवे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। और दोस्तों आज सैकड़ों शहरों में काम है, हजारों का ग्रुप है और करोड़ों में इनकम है, और सब कुछ किसके करके है? डायरेक्ट सेलिंग एज ए कैरियर। क्या आप जानना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिरकार है क्या? ये एक प्रोफेशन है, पहले तो ये नहीं पता, दूसरा अगर पता लग गया है तो इसमें करना क्या है? सोचते हैं 7-8 हजार रुपया लगाया है और पैसा आना शुरू हो जाए। मेरे से भी समझदार, मेरे से भी इंटेलिजेंट, मेरे से भी बढ़िया, मेरे से भी चतुर, मेरे से भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस बिजनेस में इसलिए फेल हो गए कि यार 7-8 हजार रुपया लगा के इतनी बड़ी चीज क्या हो सकती है? ये 7-8 हजार रुपए का बिजनेस नहीं है, ये नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। नेटवर्क, हर शहर में आपका एक नेटवर्क हो, हर शहर में आपका एक काम हो। एक राइटर ने बड़ा अच्छा लिखा है, कहता है कि अगर आप जिंदगी में जो पाना चाहते हैं अभी तक नहीं पाया, जो जिंदगी में आप पाना चाहते हो अभी तक नहीं पाया, तो आपने अभी तक वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। और दोस्तों आप जो कर रहे हो और वही करते रहोगे तो यकीन मानना आप वही पाओगे जो अभी तक पाते आ रहे हो। तो दोस्तों तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं, बात इतनी सी है कि तुम अभी जागे नहीं। अगर जाग गए तो तहलका मचा सकते हैं, आपकी फोटो यहां आ सकती है, लोग आपको सुनने के लिए तैयार हो सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। आज मेरी 33 ईयर एज, इतनी एज में कोई किसी को अहमियत देता है परिवार में? अगर किसी भी प्रोफेशन की अगर बात करें कि 10,000 कमाना है, 20,000 कमाना है, तो आपके लिए 3 चीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिटी है, क्या पर्सनैलिटी है। यस, रखा जाता है। अब भागे भागे कहते हो पिताजी डॉक्टर बनना है, वो कहते हैं ये करो ये करो ये करो, MBBS करो, MS करो, फिर बनोगे। यस, लेकिन यहां किसी ने आपको पूछा सिर्फ एक ही चीज पूछी कि इच्छा है तो आ जाओ। मेरे पास भी वही रास्ता था कि जो मेरे सपने हैं उनको मैं मार गिराऊं, और जो मैं नौकरी करता हूं चुपचाप करता रहूं और सपनों का कत्ल कर दूं। जहां अगर सपने पूरे करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो जो रास्ता भी मुझे मिल चुका है। क्या आप ऐसे रास्ते के बारे में जानकारी रखते हैं? इसीलिए यहां है। कितने लोग हैं जो भगवान को और किस्मत को मानते हैं ना? भगवान को या किस्मत को मानते हैं? तो एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए कि भगवान की कृपा के करके ही आज हम इस हॉल में बैठे। आपकी किस्मत अच्छी है इसलिए आप इस हॉल में एंटर कर गए। बहुत लोग और आना चाहते थे, बहुत लोग, लेकिन किसी कारणवश काम पड़ गया, किस्मत ने साथ नहीं दिया और इस हॉल में नहीं आ सके। यस, तो आप लोगों ने किस्मत का साथ देना है। क्या आप किस्मत का साथ देने के लिए तैयार हैं? यस। तो दोस्तों आवर फ्यूचर इज हिडन इन व्हाट वी डू डेली। जो पीछे किया है उसका नतीजा आज आप भुगत रहे हो, और आने वाले 5-10 साल के बाद आपका क्या हालात होगा उसका फैसला होगा आज अभी। और अब्राहम लिंकन जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, बिलीविंग एवरीबडी इज डेंजरस, कि हर ऊपर विश्वास करना खतरनाक है। लेकिन अगली लाइन बड़ी खूबसूरत बोलते हैं, बट बिलीविंग नोबडी इज मोर डेंजरस, कि अगर आप किसी पे भी विश्वास ना करो तो ये बहुत खतरनाक है। हमारी नाकामयाबी के पीछे सबसे बड़ा रोड़ा यही है कि जो हमारे नाम के आगे प्रोफेसर, डॉक्टर ये लगता है, अगर वो मैं अपने नाम के आगे से ना हटाता तो आज भी 10-15 हजार की नौकरी कर रहा होता और प्रभु के गुण गा रहा होता कि कुछ चाहिए ही नहीं, इच्छा खत्म हो चुकी होती। मैं खुश हूं, दाल रोटी खाते हैं, प्रभु के गुण गाते हैं, और क्या चाहिए। लेकिन दोस्तों वो प्रोफेसर की चीज उतार के जो अकड़ थी उसको फेंकना पड़ा, इसलिए आज आगे आया हूं। कहता है झुकता वो है जिसमें जान होती है, झुकता वो है जिसके अंदर जान होती है। अरे अकड़ापन तो मुर्दे की पहचान होती है। जब तक हम ये चीज को नहीं छोड़ते
हम आगे नहीं आ पाते, हमें विश्वास करना पड़ता है। और मैंने एक अनजान बंदे के ऊपर विश्वास किया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में और आज जिस बिजनेस में है, हम किसी ना किसी के लिंक के थ्रू आए, तो वो विश्वास करके लोग आगे आए हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि पीपल ओनली सी व्हाट दे आर प्रिपेयर्ड टू सी। महात्मा गांधी जी ने बड़ा अच्छा बोला है कि आपको वही दिखता है जो आप देखना चाहते हो, आपको वही मिलता है जो आप लेना चाहते हो। यह साइंटिफिक भी, साइकोलॉजिकली भी एक विषय है कि जिस चीज की आप इच्छा रखते हो उधर से वेव लेंथ निकलती है और हमें रास्ता मिलता है, वो चीज हमें खींचती है। मैं प्रोफेसर बनना चाहता था तो मैं बन गया। जो आप अपने लिए चाहते हो वही हो सकता है। और यू कैन सी ड्रीम और डेथ। अब हमारी ट्रेजेडी क्या है? हमारी ट्रेजेडी क्या है कि हम चाहते क्या हैं उसके बारे में चर्चा नहीं करते, और जो अपनी जिंदगी में नहीं चाहते उसके ऊपर चर्चा करते। हम अपनी जिंदगी में या ड्रीम देख सकते हैं या डेथ देख सकते हैं। यार छोटी सी जिंदगी है, क्या करना है, मर तो जाना ही है। चीजें कोई साथ जाती हैं, सिकंदर कोई लेके गया था, दोनों हाथ खाली बाहर थे, तो क्या देखा दोस्तों, क्या देखा? डेथ। हम डेथ देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ड्रीम देखते हैं। कैसे? जिंदगी बड़ी छोटी है, इसी जन्म में कुछ करना है, जल्दी जल्दी करना है। क्या आप दोस्तों इसी जन्म में कुछ करना चाहते हैं? जिनकी आवाज नहीं आई मतलब अगले जन्म में करना चाहते हो? क्या आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं? आप ड्रीम देखना चाहते हैं इसी जन्म में कि अगले जन्म में? क्या बात है। तो आज मैं आपको थोड़े ड्रीम दिखाता हूं। डू यू वांट? ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी आवाज भी आनी चाहिए और इसको विजुअलाइज भी कर लेना आंखें बंद करके। आंखें बंद करके समझते ना, विजुअलाइज कि क्या वाकई ये चीजें आपको चाहिए। बहुत कुछ हमें चाहिए होता है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करते, बड़ी जरूरी चीज है। क्या आप अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं? देना चाहते हैं? सभी देना चाहते हैं? तो आपको पता है कि आज की डेट में अगर बेस्ट एजुकेशन देनी है तो हमारे बच्चों के लिए कम से कम 35-40 लाख रुपया चाहिए। जब मैं लेक्चरर बन के कॉलेज में लगा तो इंडिया में 1 नंबर में रूल है कि अगर तुम गवर्नमेंट लेक्चरर लगना चाहते हो परमानेंट तो 35 लाख दे दो। आज भी लग सकता हूं, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि अगर मेरे टाइम पे 35 लाख चाहिए तो मैं 40 साल नौकरी करके कहां तक पहुंचूंगा। जो लोग पहुंच चुके हैं मैंने उनको देखा और मैंने ध्यान लगाया, जब मेरा बच्चा गस्टर्ड अफसर बनेगा तो उसके लिए तो 2 करोड़ चाहिए। तो मैंने तो सारी जिंदगी में 2 करोड़ कमाना ही नहीं। तो दोस्तों, क्या आप अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन चाहते हैं? तो एक उसको ध्यान रखना है कितना खर्चा है। जैसे मैंने बताया है कि 35 से 40 लाख कम से कम मिनिमम। क्या आप अपने परिवार को बेटर मेडिकल सर्विसेज देना चाहते हैं? देना चाहते हैं? हमारे परिवार में कोई बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारे पास बेटर मेडिकल सर्विसेज नहीं होती। मिस्टर प्रशांत जी ने इसके बारे में डिटेल में बताया था कि क्या मेरा प्रोग्रेस रही एक्सीडेंट के बाद, ड्यू शॉट की बदौलत बढ़िया मतलब हॉस्पिटल में इलाज हुआ। गोपाल सर का एक्सीडेंट हुआ तो कहीं सरकारी हॉस्पिटल में सड़ रहे होने थे, लेकिन बेस्ट एस्कॉर्ट में उन्होंने अपना इलाज कराया। 10 से 20 हजार रुपया रोज का खर्चा है। क्या परमात्मा ना करे ऐसा कुछ हो अपने माता पिता के लिए, जब बीमार के लिए आप बढ़िया उनको मेडिकल सर्विसेज दिलवाना चाहते हैं? ये प्रॉब्लम सबको आनी है मेडिकल सर्विसेज की। क्या दोस्तों, आप सारी जिंदगी बंदे का क्या ध्यान रहता है कि एक अच्छा घर हो, मैं जीते जी एक अच्छा घर बना लूं। माता पिता का क्या ख्याल रहता है कि मेरा बच्चा जीते जी घर बना ले, और बच्चों का क्या ख्याल रहता है कि मैं जीते जी अच्छा घर बनाऊं, मेरे माता पिता को लगे कि वाकई ही जो मैंने गर्व अपने बच्चों पे किया था वो पूरा हुआ। तो 50 से 80 लाख बोला है, लेकिन 50 से 80 लाख में अच्छा प्लॉट भी नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये जरूरी है? कितने लोग चाहते हैं अपना अपना पर्सनल घर अगले 2 साल में? चाहते हैं? वेरी गुड। क्या लग्जरी कार चाहते हैं? कार ड्रीम नहीं है, ये आज की एक डेट में एक जरूरत हो गई है। और कैसी कार चाहते हैं? एक एजेंट आया मेरे पास, कहते वैगनार कार ले लो। मैं कहा इसमें क्या खासियत है? कहता परिवार को साथ लेके चलती है। मैं कहा किधर को? ऊपर को।
मैं कहता मैं समझा नहीं। मैं क्या, इसके ऊपर बैठ के जाना मतलब बम पे बैठ के जाना है, क्योंकि आज की डेट में कार नहीं चाहिए, सिक्योर कार चाहिए। यस, जिसमें एयर बैग्स लगे हों, भगवान ना करे अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो तो हम अपने आप को सेव कर सकें। और एक अच्छी कार 8-10 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। सही बात है, चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? क्या बात है। तो दोस्तों, क्या आप वर्ल्ड टूर चाहते हैं? घूमना चाहते हैं दुनिया, लेकिन घूम नहीं पाते पैसे होने के बावजूद भी, क्योंकि 2-3 महीने की छुट्टियां नहीं मिलती। और गवर्नमेंट सर्विस वालों को 2 महीने छुट्टियां मिलती है तो वो कहते हैं पहले ट्यूशन पढ़ा लें। तो प्रॉब्लम टाइम की भी हो रही है साथ में। तो क्या आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए वर्ल्ड टूर लेना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं? तो मैं आपको थोड़ा ड्रीम दिखाता हूं। ये दुबई में एक होटल है जो जितना ऊपर दिखाई देता है उससे ज्यादा नीचे है, समंदर के बीच में बनाया गया है। हम तो जमीन में प्लॉट नहीं ले पा रहे माय डियर, लोग तो समंदर में प्लॉटिंग कर रहे हैं, समंदर में प्लॉट खरीद रहे हैं। तो देखो रेस्टोरेंट अंदर, नो दिस इज नॉट अलाइस इन द वंडरलैंड, इट इज द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ अटलांटिस होटल इन दुबई वेयर द चीपेस्ट रूम गोज फॉर 35,000 ए नाइट ओनली। 35,000, खाना पीना अलग। क्या आप बढ़िया घड़ी लेना चाहते हैं? तो घड़ी की कॉस्ट बड़ी सस्ती है, ये ले सकते हैं आप, $2,80,000 US ओनली। चलो थोड़ी और सस्ती दिखाता हूं, $11,30,620 US ओनली। कितने लेना चाहते हैं? अच्छा, ये बनी किन के लिए है? हाथी के लिए बनी है कि इंसान के लिए बनी है? ऐसी बहुत चीजें हैं जो हम लेना चाहते हैं, लोग ले रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं मैनेज करके। कैसे? शरद गलानी जी कहते हैं, इंडिया इज नॉट पुअर कंट्री बट पुअरली मैनेज्ड कंट्री। कैसे? चर्चा करते हैं। ये एक डाटा आपने सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं डाटा क्या है। कि 1940 में एक परिवार का गुजारा 10 रुपए में हो जाता था। 1940 में एक परिवार का गुजारा 10 रुपए में हो जाता था। समय बदला, टाइम बदला, 20 साल आगे आए और 1 शून्य और लग गई, परिवार का गुजारा 100 रुपए में होने लगा। और 20 साल और आगे आए, काफी लोग जो बैठे हैं इस पीरियड को जानते होंगे कि 1980 में एक परिवार का गुजारा माना जाता था कि अगर 1,000 रुपया कमा रहा है तो वो अपने परिवार के लिए बच्चों को पढ़ा सकता है, चाहे सरकारी में पढ़ाए, व्हीकल ले सकता है, चाहे साइकिल ही ले। मेरे पिताजी की 1979 में SGPC में जॉब थी 900 रुपए। लेकिन माय डियर, एक डाटा बताने लगा हूं जो हम सब जानते हैं। 2000 में क्या था? क्या बताया विद्वानों का डाटा कि एक परिवार का गुजारा हो सकता है अगर वो 10,000 रुपया महीना कमाए। वो देसी घी के साथ सब्जी नहीं खा सकता, देसी घी का तड़का नहीं लगा सकता। हां, 1 चम्मच देसी घी डाल सकता है कि सब्जी में खुशबू आए। व्हीकल रख सकता है लेकिन महीने भर नहीं चला सकता। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, 20 साल बढ़ते गए, 1 शून्य बढ़ती गई, क्या इन सभी पीरियड में हड़तालें नहीं हुई, दंगे नहीं हुए कि महंगाई कम करो, महंगाई कम करो? हुए? क्या महंगाई कम हुई? हुई? आज तक हमने किसके ऊपर चर्चा की? जो चीज कम हो ही नहीं सकती। लेकिन किसी ने यह चर्चा करवाई कि इनकम के ऊपर चर्चा करें कि आपकी इनकम कैसे बढ़ सकती है? नहीं की, कभी नहीं की। और वो पहला कदम था आपकी अपलाइन का, जिसने आपके कंधे पे हाथ रख के आपको बताया कि लाखों करोड़ों कमाए जा सकते हैं। उसी की बदौलत आज आप इस हॉल में आए हो। आज जो हमारा मकसद है, आज हम ऐसी निराशावादी गोष्ठियां कर रहे हैं डेली, लेकिन आज एक ऐसी आशावादी गोष्ठी करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि हम अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ड्रीम की बात छोड़ो, जैसी जिंदगी आप जी रहे हो, अच्छी या जैसी, अगर ऐसी जिंदगी ही आप 2020 में जीना चाहते हो तो डाटे के मुताबिक आपकी इनकम के साथ 1 शून्य लगे तो लगभग 1 लाख की हो जानी चाहिए। मैं जबरदस्त तालियां चाहूंगा कि हमारे बीच ऐसे लोग बैठे हैं जो अभी से ही 1 लाख रुपया महीने की अर्निंग ले चुके हैं और ले रहे हैं। जबरदस्त क्लबिंग।
क्या बाकी लेना चाहते हैं? बाकी लेना चाहते हैं? तो दोस्तों इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो चर्चा करते हैं कि हमारी इनकम कैसे बढ़ सकती है। Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. हर बंदा दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन अपने आप को नहीं बदलना चाहता। और तरक्की अपने आप को बदलने के बीच में है। दास कैपिटल में लिखा है, जो रशिया में क्रांति आई, कि सिस्टम खराब नहीं होता है, बंदा खराब होता है। अगर बंदा सुधर जाए तो बाकी सब कुछ सही हो सकता है। जो पीछे मैंने चर्चा की, तो हमारा ध्यान किधर केंद्रित किया जाता है? दूसरे लोगों को बदलने के लिए, लेकिन अपने काम, अपनी सोच, उसको बदलने की चर्चा नहीं की जाती। कहता है मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अगर ऐसे हो जाए। तो जब ये कहा जाए कि तू कैसा, मैं तो परफेक्ट हूं बॉस, मैं तो बढ़िया हूं। तो दोस्तों, पीपल ओनली सी व्हाट दे आर प्रिपेयर्ड टू सी। लोग वही देखते हैं, लोगों को वही दिखता है वो जो देखना चाहते हैं, लोगों को वही मिलता है जो वो लेना चाहते हैं। यू कैन सी प्रॉब्लम और टारगेट। अगर हिस्टोरिकल बंदों की मैं बात करूं जिन्होंने कामयाबी ली है, जहां हमारे हिस्टोरिकल लीडर्स जिन्होंने कामयाबी ली है, जहां जो आपके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है किताबों में कि हिस्टोरिकल बंदों ने क्या किया, उन्होंने अपना ध्यान कहां केंद्रित किया? कि जो उन्होंने लक्ष्य रखा उसके ऊपर, कि जहां लक्ष्य में जो प्रॉब्लम आ रही हैं उनके ऊपर। तो देखते हैं एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी को कितने लोग जानते हैं? उसने लक्ष्य लिया कि 29,035 फीट जो माउंटेन है, पर्वत है इंडिया में, वर्ल्ड में सबसे बड़ा, उसमें मैं चढ़ूंगा। ये उसका टारगेट था, लेकिन उसको पूरा करने के लिए बहुत परेशानियां आनी थी। वहां ऑक्सीजन नहीं थी, चढ़ नहीं सकता था, टांग भी टूटी, लेकिन वो लगा रहा। उसने अपना ध्यान किधर रखा? एम की तरफ, लक्ष्य की तरफ। लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो आनी है, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है। When obstacles arise, you change your direction to reach your goal. जब आप अपना एक लक्ष्य रखते हो किसी तरह का भी, जैसे मैंने अपना प्रोफेसर का रखा, तो आपको प्रॉब्लम आती है, तो जहां तो आप क्या करते हो? रास्ता ही बदल देते हो। जहां क्या करते हो? आप तरीका बदल देते हो। जो विजेता लोग हैं वो तरीका बदलते हैं, रास्ता नहीं बदलते। और जो हारने वाले लोग हैं वो रास्ता बदल देते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम आ गई। लेकिन विजेता लोग क्या करते हैं? इन ए डे when you don't come across any problems, you can be sure that you are traveling in a wrong path. स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि जिस रास्ते में प्रॉब्लम नहीं आती वो रास्ता बढ़िया हो ही नहीं सकता। जब आप एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे किसी तरह का भी, तो उसमें पहुंचने में बहुत प्रॉब्लमें आएंगी। जो बंदा उन प्रॉब्लमों में निकल जाता है वो बंदा विजेता बनता है, वो बंदा लीडर बनता है। इफ someone feels that they had never made a mistake in their life, then it means they had never tried a new thing in their life. Albert Einstein, नोबेल प्राइज विजेता फिजिक्स में, उसने बताया कि जब भी हम नया काम शुरू करते हैं हमें गलतियां भी होती हैं, हमें प्रॉब्लम भी आती है। और उसमें एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है जो हम अपने बच्चों को बताते हैं, जिसने बल्ब बनाया। तो उन्होंने क्या किया? 1000 बार बल्ब बनाया, 1000 बार। क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम किया है कि आपने 1000 बार किया हो और आपको कामयाबी ना मिली हो और आप फिर भी लगे रहे हो? मेरे ख्याल से 10, 15, 20 बार तक हुआ होगा। लेकिन दोस्तों 1000 बार बल्ब बनाने के बाद जब बल्ब नहीं बना तो वो लगा रहा। उसके रिश्तेदारों ने बोला कि यार बल्ब तो बना नहीं, तुम लगे हो, तुम तो फेल हो गए हो। तो वो क्या कहता है? कहता मैंने 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसी खोजी हैं, तकनीकें खोजी हैं जो बल्ब बनाने में काम नहीं आती। अगर वो रिश्तेदारों की बात मान के बैठ जाता तो क्या इतिहास में आज उसका नाम होता? तो दोस्तों, विनर्स लूज मच मोर ऑफन देन लूजर, सो इफ यू कीप लूजिंग बट यू आर स्टिल ट्राइंग, कीप इट अप। ऋषि सर ने बड़ी अच्छी बात बताई कि 5 माइल हुए हैं, तो इसको नेगेटिव ना लो कि 2 साल हो गए हैं 5 माइल हुए हैं।
लेकिन आप लगे हो उसी रास्ते में, प्लेटफॉर्म में, तो मंजिल में आप पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। 2000 से हमारी कंपनी लगी हुई है, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम में आई, लेकिन लगी हुई है और आज वर्ल्ड में नाम है। 2002 का मैं लगा हुआ हूं। जितने लोगों को आप 2 दिन सुनेंगे, आप उनकी कामयाबी के साथ साथ एक पिक्चर मन में जरूर बनाना कि इन्होंने क्या स्ट्रगल की होगी। तो दोस्तों, 3 सेंटेंस फॉर गेटिंग सक्सेस। आप कामयाबी लेना चाहते हो तो विलियम शेक्सपियर, जो बहुत तगड़े विद्वान हुए हैं इंग्लिश के, वो बड़ी अच्छी लाइन लिखते हैं। क्या दिखाई दे रही है? मैं बोल के बताता हूं। नो मोर देन अदर्स। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो दूसरे लोगों से ज्यादा जानिए। वर्क मोर देन अदर। दूसरे लोगों से ज्यादा काम करिए और एक्सपेक्ट लेस देन अदर। दूसरे लोगों पे कम आशाएं करें। कैसा पर्सन? वर्ल्ड फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन जे पॉल गैटी, जो बिलियनियर हुआ बड़ी छोटी उम्र में। लोग उसको पूछने जाते थे कि बताओ कामयाबी के क्या सिद्धांत हैं, क्या तरीका है। तो उसने सोचा कि जिंदगी में मर तो जाना ही है, कोई अच्छा काम कर दें, एक किताब क्यों ना लिख दें। तो दोस्तों, उन्होंने किताब लिखी, सक्सेस प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। तो उन्होंने पहला सिद्धांत बताया, वास्ट विजन। अगर आप जिंदगी में आगे आना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? लंबी सोच रखनी पड़ेगी, बड़ी सोच, दूर अंदेशी कि आने वाले 5-10 साल में क्या होने वाला है। नो जॉब। जॉब कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कहने का मतलब, अगर आप अरबपति खरबपति होने की आशा रखते हो तो नौकरी में नहीं हो सकते। क्या आपके शहर का, जहां दिल्ली का सबसे अमीर आदमी नौकरी कर रहा है? नौकरी कर रहा है? तो दोस्तों, तीसरा सिद्धांत, नौकरी में प्रॉब्लम क्या है बताया? 40-40-40। कि हम हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं, 40 साल काम करते हैं और उसके बाद हमें रिटायरमेंट मिलती है जब हमारी 60 साल की उम्र हो जाती है। तो 60 साल की उम्र के बाद क्या होता है, जरा ध्यान देना। जब हम रिटायर होते हैं तो मान लो हमारी 10,000 की नौकरी है तो हमें मिलता है 4,000। जबकि जो मैंने आपको डाटा बताया महंगाई का, उसके हिसाब से तब तक इनकम 25-30 गुना होनी चाहिए, लेकिन वो 40% कम हो जाती है और बंदा उसी मोड़ पे आके खड़ा हो जाता है जिस मोड़ पे उसने शुरुआत की थी। कैसे? एक 24 साल का लड़का के.एस. नागरा क्या ढूंढ रहा था? नौकरी। क्या नहीं है? पैसा। क्या नहीं है? टाइम। उसको पूछा टाइम है? कहता नहीं। पैसा? नहीं। क्या ढूंढ रहा है? कहता नौकरी। के.एस. नागरा ने 40 साल नौकरी की। मैंने सोचा कि 40 साल नौकरी करने के बाद जब मेरी उम्र 60 साल हो जाएगी, तब भी मेरे पास ना पैसा होगा ना टाइम होगा। तो मुझे कोई पूछेगा क्या कर रहे हो, तो मैं कहूंगा कहीं रखवा दो, कहीं लगवा दो। 40 साल नौकरी करने के बाद, रिटायर होने के बाद भी वो फिर एक नौकरी ढूंढ रहा है। तो मैंने सोचा 24 साल में भी मेरे वही हालात होंगे तो 60 साल के बाद भी उसी हालात पे खड़ा हो जाऊंगा। तो सोचने का टाइम है आज। तो ये प्रॉब्लम थी नौकरी में। अच्छा, नहीं करनी तो फिर क्या करना है? बिजनेस। कैसा? अपना खुद का बिजनेस। कैसा बिजनेस? जिसका ट्रेंड हो। मान लो आज 20 करोड़ रुपया लगा के आज हम VCR का बिजनेस करें, चलेगा? मेहनत लगा लो, कुंदा लगा लो, सब कुछ डाल लो, लेकिन क्या बिजनेस चलेगा? ट्रेंड के साथ। कैसे? अगर आप बढ़िया बिजनेसमैन बनना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो 5वें सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया। अगर इसकी चर्चा की जाए, जो इसके बारे में नहीं जानता तो उसको यह सवाल पूछा जाए कि एक तरफ आपके पास एक शॉप है जिससे आप 1,000 रुपया कमाते हो, मजे से जाते हो, 1,000 रुपया लेते हो, कमा लेते हो, लेकिन दूसरी तरफ आपके पास 1,000 दुकानें हैं और हर दुकान से आप 1-1 रुपया इकट्ठा करते हो, 1-1 रुपया इकट्ठा करते हो, लेकिन कमाते वहां भी आप मंथली 1,000। तो अगर मैं पूछूंगा बहुत टाइम लग जाएगा। अगर ये जिसको भी पूछा जाए तो 90% जवाब आता है कि भाई साहब पहले वाला काम अच्छा है, क्योंकि हम यही कर रहे हैं। नौकरी करते हैं, कहते हैं काम किया है, लाओ पैसे। कि आपके कमाई के साधन एक नहीं अनेक होने चाहिए। अगर आज हम टाटा की या रिलायंस की बात करते हैं तो उनके अलग अलग प्रोडक्ट हैं, अलग अलग फील्ड हैं।
तो उन्होंने बताया कि मान लो आपकी एक दुकान बंद हो गई, आपका काम बंद हो गया, आप रोड पे आ जाओगे, लेकिन अगर आपके पास 1000 दुकानें हैं, उसमें से 100, 200, 300 बंद हो जाएं, तो फिर भी 700 रुपया इनकम आपकी बंद नहीं होती। और लास्ट सिद्धांत उन्होंने बताया कि अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आपने क्या करना है, हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद किए बिना, दूसरों को कामयाब किए बिना आप कामयाब नहीं हो सकते। ये किताब बहुत लोगों ने पढ़ी, ये सिद्धांत बहुत लोगों ने सुना, इधर से सुना और उधर से निकाल दिया। लेकिन एक बंदा जिसका इतिहास में नाम आता है, जिसकी फोटो ढूंढ के लाया हूं, रे क्रोक, जिसका जन्म 1902 में हुआ, इसने इस किताब को पढ़ा। पहला वास्ट विजन, दूसरा, प्लीज मेरे साथ बोल सकते हैं कौन से सिद्धांत, पहला, दूसरा नो जॉब, तीसरा अपना बिजनेस। उसने अपना बिजनेस शुरू किया, और कैसा बिजनेस शुरू किया, उसने ट्रेंड के साथ बिजनेस शुरू किया। चौथे सिद्धांत को ध्यान में रखा। जैसे आज हमारे देश में पिज्जा बर्गर का जमाना है, फास्ट फूड का जमाना है, 1960 में अमेरिका में फास्ट फूड का जमाना था। तो उसने अपनी एक शॉप डाली दिल्ली में, बहुत चली क्योंकि ट्रेंड के साथ काम कर रहा था। उसने कहा क्या बात है, चौथा सिद्धांत सक्सेसफुल। अब उसने 5वां सिद्धांत इंप्लीमेंट करना था। क्या किया, उसको पता था कि गाजियाबाद से लोग बर्गर खाने के लिए दिल्ली में नहीं आएंगे। उसने दूसरी दुकान गाजियाबाद में खोल दी, उधर भी बहुत चली। लेकिन हुआ क्या कि वो गाजियाबाद की दुकान में जाता था तो दिल्ली में चोरी होती थी, दिल्ली में जाता था तो गाजियाबाद में चोरी होती थी, क्योंकि बिजनेस वही चलते हैं जहां हम खुद बैठे होते हैं। उसने कहा यार बड़ा लफड़ा हो गया, पैसा तो आ रहा है लेकिन टेंशन बढ़ गई। उसने दुकान बंद कर दी। लेकिन दोस्तों, दुकान बंद की, अपना दिमाग बंद नहीं किया। घर जा रहा था और सोच रहा था कि अगर मेरे को कुछ हो गया, मेरी दुकान को कुछ हो गया। ये सवाल आप अपने आप से भी पूछ सकते हैं, जो भी आप कर रहे हैं। अगर मुझे कुछ हो गया, मेरे काम को कुछ हो गया, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। आई एम जनरेटिंग टेम्परेरी इनकम ओनली। तो इसने क्या किया, दिमाग बंद नहीं किया। इसने किताब उठाई, इसने कहा जहां तो मैं गलत हूं, जहां ये सिद्धांत गलत है, दोनों में एक तो गलत है। यस यस। क्या आपने कभी ऐसे किया? हम क्या करते हैं, नेचुरली लोग क्या करते हैं, मेरे साथ भी यह परिस्थिति हुई थी, इसलिए मैं अच्छी तरह जानता हूं। अगर ड्यू शॉट की बात करें, हम काम करते हैं, 5, 10, 15 लोगों को मिलते हैं, आगे से रिस्पॉन्स नहीं आता तो हमारा दिमाग ही बंद हो जाता है, खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन कामयाब लोगों ने क्या किया, लेकिन नाकामयाब लोग ये नहीं करते जो मैं बताने जा रहा हूं। वो कभी ये चर्चा नहीं करते कि हो सकता है जहां तो मैं गलत हूं, जहां मुझे बताया जा रहा है हो सकता है वो सिद्धांत गलत हो। अगर ये कंपैरिजन करने के लिए, ये स्टडी करने के लिए हम टाइम निकाल लेते हैं तो हम आगे आ सकते हैं कि सिद्धांत गलत है कि मैं गलत हूं। लेकिन दोस्तों, सिद्धांत कभी गलत नहीं होते। यही चीज उसने देखी, किताब को रीस्टडी किया तो क्या प्रॉब्लम उसने देखी कि वो अपने बारे में सोच रहा है, किसी की हेल्प नहीं कर रहा। क्या सोच रहा है कि ये मेरी दुकान, गाजियाबाद में भी मेरी दुकान। तो उसने दोबारा किताब पढ़ी, उसको प्रॉब्लम समझ आ गई, तो उसने रीस्टार्ट किया वर्क। क्या किया, अपनी बहन, इतिहास में दूसरा नाम आता है नैन्सी। ये नॉलेज लेनी और देनी बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। जैसे मैंने बताया कि 10,000 रुपए की नौकरी के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन लाखों कमाने के लिए हम उसकी स्टडी नहीं लेते। नैन्सी का नाम इतिहास में आया, उसके पास गया, कहता बहुत अच्छा काम है तुम कर। वो कहता मुझे तो बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूं। वो कहती मुझे बेचना नहीं आता, बेचना काम बहुत मुश्किल है। कहता वो भी मैं सिखाता हूं। क्या बात है, बेचना तू सिखाएगा, बनाना तू सिखाएगा, तू क्या लेगा भाई। अगर इसका सवाल का जवाब भी लोगों से पूछा जाए, नए लोगों के, तो 90% यही जवाब आएगा कि मैं 50% की पार्टनरशिप रखूंगा, क्योंकि सिखाना मैं है, बनाना मैं है। सही बात है। लेकिन उसने दूर की सोची और उसने क्या किया, उससे साथ पार्टनरशिप रखी कि 100 अगर तुम कमाओगी, 96 तेरे, 4 मेरे। वो झट से मान गई। कहती भैया तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मैं तो तेरी बहना हूं, मुझे तो बता दिया है, किसी और को मत बताना। तुम 50-50 बोलता तो भी मैं मानती। लेकिन वो लंबी सोच में था।
अब वो ईमानदारी से काम में लग गई कि जितने 100 कमाऊंगी उतने 96 मेरे। कई लोगों से उसने बात की, कईयों को समझ आई, कईयों को समझ नहीं आई। इतिहास में दूसरा नाम आता है जॉय का, इतिहास में तीसरा नाम आता है मार्क का। करते 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 ध्यान देना क्या बना कि 10-10 घंटे तीनों दुकानों पे काम होने लगा, उसका टाइम बढ़ने लगा। क्या बढ़ने लगा कि वो बंदा जो 8-10 घंटे एक दुकान पे काम कर रहा था, उसकी 3 दुकानों पे 30 घंटे काम होने लगा। तो इसको आप सब जानते हैं, मैकडॉनल्ड फास्ट फूड। आई एम लविंग इट, टेलीविजन में ऐड आती है। यस, आज दोस्तों इनकी लगभग 30,000 ब्रांचें हो चुकी। कितनी कितनी दोस्तों? अगर 30,000 दुकानें आपकी हों और आपकी एक दुकान पे 10 घंटे काम होता हो, तो आपका काम होगा 3 लाख घंटे एक दिन में। कितने लोग हैं जो 3 लाख घंटे एक दिन में काम कर रहे हैं? हम 8-10 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उसकी इनकम 24 घंटे ये खुलता है, अगर 3 लाख घंटे, एक घंटे की इनकम 10 रुपए भी मानी जाए तो 30 लाख पर डे की इनकम होती है। क्या किया उसने? ध्यान देना, वर्ल्ड का 52nd रिचेस्ट पर्सन बन चुका है। 982 मिलियन $US की उसकी इनकम हो चुकी है। आज इसके पास है परमानेंट इनकम। कौन सी इनकम? कि एक दुकान पे इनकम नहीं हो रही तो 29,999 दुकानें अभी हैं। उसकी इनकम क्या हो गई? परमानेंट, पक्की, ग्रोइंग, जो बढ़ती जा रही है, अनलिमिटेड, गिना नहीं जा सकती, और ऑन गोइंग, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन। क्या रेक रो के दादा, पोता के पड़पोता, पोता के पड़पोता, पोता पड़पोता रेक रो को भूल पाएंगे? भूल पाएंगे? हमारे पोता पड़पोता भी रेक रो को भूल नहीं पाएंगे। लेकिन क्या आपको दादे के परदादे का, लकड़दादे का नाम याद है? क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं, उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं। तो दोस्तों इसने इनकम पाई। कैसी इनकम? क्योंकि ये बंदे की टेंशन क्या थी कि मेरी दुकान बंद ना हो जाए। यस, लेकिन उसकी दुकान बंद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि 1984 में उसकी डेथ हो गई थी, उसकी दुकान बंद हो गई। लेकिन वो मरने से पहले पहले कुछ ऐसा काम कर गया। लोग क्या कहते हैं? मर तो जाना ही है, क्या करना है? लेकिन इसने क्या कहा? मर तो जाना ही है तो मरने से पहले कुछ कर लें, क्योंकि जिंदगी बड़ी छोटी है, ये हरगिज घटिया नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज उस बंदे ने जन्म दिया फ्रेंचाइज सिस्टम को। इसको देख के टाटा बाटा बहुत कपड़ों की, जूतों की फ्रेंचाइज सिस्टम शुरू हो गई। क्या? जिसको बोलते हैं सिंगल लेवल मार्केटिंग। कि इस बंदे का पूरी दुनिया में सैकड़ों शहरों में, हजारों शहरों में नेटवर्क बन गया। ये मर गया, लेकिन नेटवर्क फिर भी बढ़ता जा रहा है। करोड़ों रुपए में फ्रेंचाइज लो, वो अलग, और जितनी इनकम होगी 4% इसके परिवार को, पोता पड़पोता को आ रहा है। सारे प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या थी कि ये अकेला ही बंदा कामयाब हुआ। ध्यान देना, दिस पॉइंट में बी नोटेड कि यहां किसी को भी रख के देख लो, टाटा के मालिक को, रिलायंस के धीरू भाई अंबानी को, मारुति के मालिक को, होंडा के मालिक को, किसी को भी रख के देख लो कि उस बंदे ने पीढ़ी दर पीढ़ी कामयाबी तो ली, लेकिन अपने लिए। किसके लिए? जिसने 4-5 करोड़ रुपया लगा के मैकडॉनल्ड का शोरूम खोला है, बड़ी बेस्ट कंपनी के साथ है, क्या वो सिक्योर है? कैसे नहीं है? क्योंकि वो दुकान खोलेगा, पैसा आएगा, दुकान बंद, पैसा बंद, फ्रेंचाइज खत्म। यस। तो प्रॉब्लम क्या थी कि ये अकेला कामयाब हुआ। तो कुछ चुनिंदा, यूरोप के कुछ चुनिंदा लोगों ने, विद्वान लोगों ने देखा कि ये लोग तो नेटवर्क बनाते जा रहे हैं, हम कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों जन्म हुआ लोकल फ्रेंचाइज का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का। मल्टी लेवल मार्केटिंग। फ्रेंचाइज में क्या प्रॉब्लम थी कि रेक रोक मुझे फ्रेंचाइज देता है, लेकिन मैं आगे किसी को फ्रेंचाइज नहीं दे सकता। सही बात है। मैं होंडा की फ्रेंचाइज ले ली, मेरा शोरूम खुलेगा, पैसा आएगा, मेरा शोरूम बंद, तो मेरी 2 पीढ़ियां दिवालिया हो जाएंगी। क्या होंडा को कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, होंडा का मालिक बनना चाहिए कि होंडा की एजेंसी लेनी चाहिए? लेकिन हम डर के बोलते हैं, यार होंडा की एजेंसी नहीं ले सकते, तुम मालिक बन के की बात कर रहे।
होंडा की एजेंसी नहीं ले सकते हम। लेकिन दोस्तों यही चीज है जिस वर्ल्ड बेस्ट प्रोफेशन जिसको मैंने बोला था, उसमें आपको होंडा का मालिक बनने का मौका मिल रहा है कि आपको फ्रेंचाइज दी गई है, लेकिन आपको भी उतने ही अधिकार हैं जितने मुझे अधिकार हैं। क्या कि आप भी आगे फ्रेंचाइज दे लो, सब बराबर। इसीलिए मैंने पीछे बात को बताया था कि हमें क्वालिफिकेशन क्वालिटी नहीं पूछी गई, इच्छा पूछी गई। इस तरह लोकल नेटवर्क बनता जाता है माय डियर। और दोस्तों एक आम आदमी को एमएलएम से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता अगर वो पैसे के साथ नाम भी कमाना चाहता है। ये बंदा एक आम आदमी था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आके एमएलएम में आके एक खास बंदे में तब्दील हो चुका है। लेकिन आम बंदे की ट्रेजेडी क्या है जानना चाहते हैं? अगर हमें पता लग जाए हमारी प्रॉब्लम क्या है तो इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर के पास जाके बोलो दवाई दे दो, कहता क्या हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, दवाई दे दो, देगा? पहले स्कैन करेगा प्रॉब्लम क्या है। हमारी प्रॉब्लम पता लग जाए तो हल हो सकता है, हल हो सकता है। तो प्रॉब्लम यह है माय डियर आम आदमी की, एज यू नो एवरी कॉमन पर्सन वर्क्स 1 लाख आवर्स इन हिज लाइफ। अगर 20 साल की उम्र में आपको नौकरी मिल जाए, कोई भी काम मिल जाए, 20 में मिलता नहीं है, 20 में मिल जाए तो आप अपनी जिंदगी में 40 साल की जर्नी में 60 साल की उम्र में 300 दिन मैंने लिखे हैं। अगर डाटा निकालें कि आप 40 साल काम करें, 8 घंटे रोज काम करें, साल में 365 दिन होते हैं, सारी छुट्टियां निकाल के ईद दिवाली दशहरा की तो 300 दिन बने, तो गुना करें तो हम सारी जिंदगी में एक प्रोफेसर जो अकड़ा फिर रहा था कि आई एम गस्टेड ऑफिसर, मेरी सारी अकड़ निकल गई, मुझे बताया गया नागरा जी आप जिंदा हो तो सारी जिंदगी जितना काम नहीं करोगे, आज मरे हुए बंदे उससे ज्यादा घंटे काम कर रहे। रेक रोक मरा हुआ बंदा कितने घंटे बताया था? 30 लाख घंटे काम कर रहा है। और हम अकड़े हुए जिंदा बंदे कितना काम कर रहे हैं? सारी जिंदगी 1 लाख घंटे काम। आगे आ सकते हैं? आगे आ सकते हैं? तो दोस्तों यही कारण है कि हम एक्सट्रीम एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क करने के बाद भी 98% लोग सक्सेसफुल लाइफ नहीं जीते। उनकी लाइफ कोलू की बैल की तरह बन चुकी होती है, घर ऑफिस घर ऑफिस घर ऑफिस। क्योंकि सास भी कभी बहू है देख करके, और बच्चे की और बीवी की गालियां सुन के बंदा सो जाता है। और दोस्तों उसकी जिंदगी वो जो मैं बता चुका हूं कि जहां वो 20 साल में खड़ा होता है वहीं वो 60 साल की उम्र में खड़ा होता है। 60 साल नौकरी करने के बाद, जहां कोई भी दुकान करने के बाद हमें 3 मेडल मिलते हैं जो हमने यहां लगाने होते हैं। पहला मेडल कि हमारे पास परिवार के लिए टाइम नहीं है। दूसरा मेडल कि हमारे पास लग्जरी लाइफ नहीं है, किसी चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं है। और अपने परिवार में सबसे बड़ी चीज कि हमारे पास हमारे परिवार के लिए टाइम नहीं है। मान लो मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मेरे पास अपनी बीवी और बच्चे माता पिता को देने के लिए टाइम नहीं है, तो क्या इस पैसे का कोई फायदा है? कोई फायदा है दोस्तों? तो ये प्रॉब्लम अगर हमारी हल हो जाए तो हम भी आगे आ सकते हैं। हम 10-15 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पा रहे थे, अगर मुझे एक तरीका पता लग जाए कि मैं भी लाखों घंटे काम कर सकता हूं तो मैं भी आगे आ सकता हूं। यस, मुझे मिल गया, मैं आगे आ गया। क्या आप भी लाखों घंटे रोज काम करना चाहते हैं? तो दोस्तों सबके पास एक जितना टाइम होता है तो वो टाइम को क्या करता है, देखने वाली बात यह है। कई लोग टाइम वेस्ट करते हैं। एक दिन मेरी किस्मत बदल जाएगी, एक दिन देखना मैं क्या कर दूंगा, जब ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया, देखना क्या कर दूंगा। और बंदा कहता है देश किधर को जा रहा है, ये किधर को जा रहा है, टाइम वेस्ट। लेकिन कुछ लोग टाइम ट्रेड करते हैं। जैसे आप कुछ नौकरी कर रहे हो, जब बिजनेस कर रहे हो, दुकान कर रहे हो तो बहुत अच्छे हो। अगर आप कुछ कर रहे हो तो बहुत अच्छे हो, धरती के ऊपर बोझ तो नहीं, कुछ तो कर रहे हो। यस यस, मैं मानता हूं कि हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सेल्फ एम्प्लॉयड की है। एक कमाता है 10 खाते हैं। अगर हम सब कमाना शुरू करें तो बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन ट्रेड करते हैं जिसके बारे में पीछे बता चुका हूं। करना क्या है, टाइम इन्वेस्ट।
क्या करना है कि अगर आप अपने साथ अपने जैसे 50 लोगों को बिल्ट कर देते हो तो 50 लोग 1 घंटा काम करें तो हमारे 50 घंटे रोज काम होना शुरू हो गया। यस, हो गया शुरू काम। तो दोस्तों वही काम जो लाखों रुपए लगा के नेटवर्क बनाया, आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं। किस तरीके से? पिछली चर्चा से हमने क्या निकाला कि आखिरकार हमारी मंजिल क्या है? क्या सारी जिंदगी नौकरी करनी है किसी के लिए? क्या दुकान करनी है? 4-10 घंटे काम करके 40 साल नौकरी करके काम करके दुनिया से चला जाना है? जैसे भेड़ बकरी रोज मरते हैं, कीड़े मकोड़े रोज मरते हैं, इसी तरह ही मर के दुनिया से चला जाना है। कि इंसान की ताकत क्या है वो दिखा के जाना है, क्या करना है। लेकिन हजारों लोग भेड़ बकरी कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। हमें समझ आ गई, मुझे समझ आई, और मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि हमारी मंजिल क्या है, हमने पहुंचना क्या है। हमें यह तो पता हो कि हमने पहुंचना कहां है। हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं दोस्तों, गुड मॉर्निंग उस बंदे के लिए होती है जिसको अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा हो कि मेरा 5-7 साल बाद क्या होगा। अगर मुझे यह नहीं दिखाई दे रहा कि आने वाले 5-10 साल के बाद मेरा क्या होगा, तो सुबह उठ के भी बैड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग का यही मतलब है। मुझे रोशनी दिखाई दे रही है, 5-10 साल में मैं कहीं पहुंचूंगा। मैं प्रोफेसर होने के बावजूद मेरी जिंदगी में बैड मॉर्निंग थी, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो दोस्तों नई गुड मॉर्निंग हो सकती है। वो क्या है कि हमने पहुंचना कहां है, हमने मंजिल पे पहुंचना है, फाइनेंशियल फ्रीडम पे पहुंचना है। आप देखिए ये बोर्ड के ऊपर लिखा है, क्या मिलता है हमें, क्या एक कामयाब बंदे की निशानी होती है? उसके पास फ्रीडम हो, किसकी? पैसा खर्चने की और टाइम की फ्रीडम हो, स्टेबिलिटी हो, मनी हो, एनर्जी, रिस्पेक्ट, एजुकेशन, रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी। कि आज हम दुनिया में हैं, कुछ ऐसा कर दें कि दुनिया में ना रहें फिर भी रहें। हमारी कामयाबी क्या होगी कि हम दिल्ली में हैं लेकिन हम बिहार में नहीं हैं। चिंटू जी यहां बैठे हैं लेकिन चिंटू जी बिहार में भी बैठे हैं, क्योंकि वहां कोई बंदा चिंटू जी का नाम लेके प्लान दे रहा होगा। कि हम हर शहर में हों, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, पैसा कमाने की टेंशन खत्म हो जाए, लाइफ अपने ढंग से जी सके, जिंदगी अपने तरीके की हो सके, तो मंजिल निर्धारित हो गई। और हमें पता लग गया कि अगर हमने सपनों तक पहुंचना है तो सबसे पहले मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए। और ट्रेजेडी हमारे माता पिता की क्या थी? मेरे पिताजी की फोटो यहां हो सकती थी। सवाल बड़ा जरूरी है, आपके पिताजी की फोटो यहां हो सकती थी, क्यों नहीं? क्या उन्होंने जिंदगी में मेहनत नहीं की? क्या कुर्बानी नहीं की? लेकिन उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिस प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकें। तब माध्यम नहीं थे, आज माध्यम हमें उपलब्ध हो चुके हैं। जहां तो हमें माध्यम मिला नहीं, जहां माध्यम मिलने के बाद हमने उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं ली। तो हमें क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म। क्या आपको पास प्लेटफॉर्म है? कितने लोगों के अकाउंट में 10-10 करोड़ रुपया है? ड्यू शॉर्ट के बिना वाले लोग, ड्यू शॉर्ट जो पिछले महीने जुड़े हैं, है? नहीं है, क्योंकि इससे पहले माध्यम नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जितने लोग पिछले महीने में जुड़े हैं, अगले 3-4 साल के बाद उनके अकाउंट में भी 10-10 करोड़ हो सकते हैं। तो हमें चाहिए प्लेटफॉर्म। नंबर 2, प्लेटफॉर्म के ऊपर चलने के लिए हमें चाहिए व्हीकल, गाड़ी। मान लो दिल्ली पहुंचना है तो एक मुझे रास्ता चाहिए, एक दिल्ली लाने के लिए कोई व्हीकल चाहिए, चाहे साइकिल ही हो, और दूसरा उसको चलाने के लिए अच्छा ड्राइवर जो गाड़ी ठोक ना दे, तो हम अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। तो हमें पता लगा कि हमारी मंजिल फाइनेंशियल फ्रीडम है। 40 साल नहीं, 400 साल जॉब करके भी हम इस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। यस, पहुंच सकते हैं। मुझे समझ आई कि नौकरी जिंदगी की पहली ऑप्शन नहीं है, लास्ट ऑप्शन है। जिंदगी की लास्ट ऑप्शन क्या है कि जब कहीं दाल ना गले तो नौकरी कर लेते हैं। लेकिन पहले क्या था कि जिंदगी की पहली ऑप्शन हम नौकरी को बना के बैठे थे। फाइनेंशियल फ्रीडम पे नहीं पहुंच पाएंगे, अपने बिजनेस से, दुकान से नहीं पहुंच पाएंगे। अगर पहुंच पाते तो पहुंच चुके होते और मेरे पिताजी की फोटो यहां होती।
तो क्या आप जानना चाहते हो कि लाखों लोग, हजारों लोग जो दिन प्रतिदिन कामयाब होते जा रहे हैं, नेट पे फोटो आती जा रही है, पॉपअप अप जाते हैं, तो क्या उनको प्लेटफॉर्म मिल चुका है? क्या आप जानना चाहते हो कि वो प्लेटफॉर्म क्या है जो आपके सपनों की तरफ जाता है? दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। और आपको उस रास्ते में लेके जाने वाला जो व्हीकल है वो है जबरदस्त एजुकेशन एकेडमी, वर्ल्ड बेस्ट ड्यू शॉर्ट ओवरसीज। और आपकी हेल्प करने के लिए आपके कंधे के ऊपर हाथ रख के मैं गारंटी से कहता हूं 90% लोगों के माता पिता ने भी कंधे पे हाथ रख के कभी के.एस. नागरा के ये नहीं कहा तू करोड़ों कमाने के लिए पैदा हुआ है। कहा है? कहा है? कहा है? क्या मैं अपने बेटे को कभी बोलूंगा नौकरी ढूंढ? बोलूंगा? ये बोलूंगा स्टडी कर जितनी करनी है, लेकिन स्टडी करने के बाद फाइल को उठा के नौकरी ढूंढने के लिए बोलूंगा? नहीं बोलूंगा। तो दोस्तों यही चीज है कि हमारे पास एक बहुत जबरदस्त चीज है जो कहीं नहीं, वो है हमारी सक्सेसफुल टीम जो हमारे कंधे पे हाथ रख के बोलती है बेटा तुम भी करोड़ों रुपए कमा सकता है। तो यही चीज ध्यान देने की जरूरत है कि रेक रोग पीढ़ी दर पीढ़ी सिक्योर हो गया। किया क्या? रेक रोग ने क्या किया? उसने पैसे लिए, फ्रेंचाइज ली करोड़ों रुपए की, अपना नाम बनाया, अपना नाम दिया, अपना ब्रांड दिया, बनाना सिखाया, डीलिंग करना सिखाई, बिजनेस स्टैंड करके दे दिया और एक बंदा कामयाब हुआ। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ? जबरदस्त एजुकेशन एकेडमी ड्यू शॉर्ट ने हमें क्या मौका दिया? क्या मौका दिया कि आप भी अपनी फ्रेंचाइज खोल सकते हैं, आप 2 लोगों को बिल्ड कर सकते हैं। जिन 2 लोगों को मैंने बताया उनके पास भी उतने ही अधिकार हैं जितने डीएस विरदी साहब के पास हैं। एक ऐसा वाहिद प्रोफेशन, मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये बात सुन के कि आज जो बंदा ज्वाइन कर रहा है आज 11 साल के बाद उसके पास भी उतने ही अधिकार हैं जितने हमारे टॉपेस्ट लीडर मिस्टर डीएस विरदी जी के पास है। क्या ऐसे बात कभी सुनी है? तो वही अधिकार आगे मिलता गया जो मेरी अपलाइन के पास अधिकार था, ग्रेटेस्ट अपलाइन के पास, वही अधिकार हमें भी मिला और वही अधिकार मैंने आगे नीचे दिया। तो वही 4 चीजें जो रेक रोक ने अपने फ्रेंचाइजर को बताई, हमें भी वही 4 चीजें बताई। हमें बताया ब्रांड हमें ड्यू शॉर्ट का मिल गया और हमें बताया कि किस तरह से पिज्जा बर्गर बनाना है और इसको बेचना है, किस तरह से करना है, लिस्ट कैसे बनानी है, कंटेक्ट इनवाइट कैसे करना है, प्लान कैसे करना है और प्लान के बाद फॉलोअप करके मैच्योर कैसे करना है। ये 4 चीजें दोस्तों आपका भाई एक आम इंसान करके आज सैकड़े शहरों में नेटवर्क बना चुका है, छोटा सा ग्रुप बना चुका है 42,000 अपलाइन की बदौलत, लवली टीम की बदौलत। तो दोस्तों ड्यू शॉर्ट का ब्रांड जो आप आज ले रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए लगा के एक ब्रांड लेना पड़ता है, तो क्या ड्यू शॉर्ट का ब्रांड जिसमें आपको 70% की पार्टनरशिप मिली है और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 7,000 ओनली। ये 7,000 लगाने का बिजनेस नहीं, नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। क्या बनाने का बिजनेस है? क्या बनाने का बिजनेस है? अपना खुद का नेटवर्क। तो आप सबका खुद का नेटवर्क बनाने में जबरदस्त वेलकम है। ड्यू शॉर्ट ओवरसीज में आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जैसे मैंने किया, जैसे मेरी अपलाइन ने किया। उन्होंने गाइड किया और आप पॉपअप पे देख रहे हो कि किस तरह लोगों की फोटो आ रही है। तो ये एक मात्र वाहिद बिजनेस ऑफ वर्ल्ड बेस्ट प्रोफेशन हमारे साथ है, जिसको लेकर के हम जाग गए तो हमारी पुश्त दर पुश्त क्लियर हो जाएगी और दुनिया याद रखेगी। और आज मदर टेरेसा का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है समाज सेवक के लिए। तो क्या कहती हैं? इफ वी कैन नॉट लव द पर्सन whom we see, how can we love God whom we cannot see? जब हम भगवान के बनाए हुए इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकते, उसको नहीं प्यार कर सकते, तो क्या भगवान को कर सकते हैं? तो भगवान ने हमें एक ऐसा वाहिद बिजनेस दे दिया है कि दूसरे लोगों की कामयाबी में आपकी कामयाबी छिपी है। आप अपने ग्रुप में जितने लोग हैं उनको कामयाब कर दो, आप खुद ब खुद कामयाब हो जाओगे। क्या इससे बड़ी इंसानियत और इससे बढ़िया